हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 का मैथ ओलंपियाड का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर द अपकमिंग मैथ ओलंपियाड एग्जाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियो के अपडेट आप तक जल्दी पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। So first question is, select a letter which replace the question mark if the same rule is followed either row wise or column wise। तो यहाँ पर आपको एक 3x3 का एक बॉक्स है जिसमें काफी नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ लेटर्स भी लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर आएगा, क्योंकि नंबर तो नहीं आएगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर भी लेटर है। तो ये थर्ड वाला जो बॉक्स है इसमें भी एक लेटर आएगा। देखने से हमको लगता है कि काफी डिफिकल्ट होगा, बट दिस इज वेरी वेरी इजी। अब कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम है ना यहाँ पर एक अल्फाबेट का ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है। इस ऑर्डर में हम देखेंगे कि एल कौन से नंबर पर आता है, ओ कौन से नंबर पर आता है, क्योंकि अगर हम इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड एग्जाम्स वगैरह में बहुत आते हैं। तो हम 1 से 2 से इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि L और O कौन से नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो L किस तरह से 9 और 3 के बीच में आया। 9 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो कितना होता है, 9 + 3 12, ठीक है। और L जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 12th नंबर पर आता है। देखो आप 5 6 7 8 9 10 11 and 12, isn't it? Similarly आप सेकंड वाले इसमें देखो रो में 8 + 7 is 15। 15 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 12, L तक 12 हो गया, देन 13 14 एंड 15 पर O, सो हियर इज O, राइट। तो अब हम थर्ड रो में भी क्या करेंगे, 5 + 9, 5 + 9 is 14। तो 14 नंबर पे कौन सा लेटर है हमारा, N, ओके। 14th नंबर पे हमारा है N, तो यहां पर हम लिख देंगे N, राइट। So N is in option B. So option B is the correct answer. So second question is based on the relationship. तो अगर इस क्वेश्चन में दिया है कि if P plus Q means P is mother of Q, P divided by Q means P is the brother of Q, P hashtag Q means P is father of Q, and P extract Q means P is the sister of Q, then how is L related to O in this equation? यहाँ पर आपको देखो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है L और O के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर ऊपर कंडीशन दी हुई है P और Q के फॉर्म में, उन्हें हम इन फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे। तो K डिवाइडेड बाय L, K डिवाइडेड बाय L का मतलब है K इज ब्रदर ऑफ L, राइट। K इज द ब्रदर ऑफ L, क्योंकि P डिवाइडेड बाय Q का मतलब भी था, P डिवाइडेड बाय Q का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो K डिवाइडेड बाय L का मतलब है K इज ब्रदर ऑफ L। L प्लस M, L प्लस M का क्या मतलब है, L इज मदर ऑफ M, L इज मदर ऑफ M। ये सारी चीजें हम लिखते जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमको इसको हेल्प मिलती है कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जितनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। M hashtag N, M hashtag N का क्या मतलब है, M is father of N, M is father of N, right। और N extract O का मतलब है N is sister of O, N is sister of O। तो अब आपको L और O में रिलेशन बताना है, आपको बताना है कि L किस तरह O के साथ रिलेशन में है, राइट। सो K इज द ब्रदर ऑफ L, K L का ब्रदर हुआ, एंड L इज द मदर ऑफ M, यानी कि L जो है वो एक फीमेल है, एक लेडी है, क्योंकि उसको मदर बोला है ना, L इज द मदर ऑफ M, तो L एक फीमेल है, एंड K इज द ब्रदर, तो K जो है वो मेल है, एंड he is the brother of L, and L is the mother of M, L is the mother of M, ठीक है।
M is the father of N. देखो यहां पर देखो, L जो है वो M की मदर है और M जो है वो N का फादर है, ठीक, ये रिलेशन है। L M की मदर है, दिस इज मदर, एंड M जो है वो N का फादर है, ठीक है। तो L जो N की हुई वो क्या हुई, ग्रैंड मदर, राइट। L और N के बीच में ग्रैंड मदर का रिलेशन हुआ, लेकिन हमारे फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं कि N इज सिस्टर ऑफ O, यानी कि N और O जो है वो आपस में सिबलिंग्स हैं। मैंने यहाँ पर सिबलिंग्स क्यों बोला, क्योंकि N जो है वो सिस्टर है यानी कि फीमेल है, लेकिन O मेल है या फीमेल है ये हमको नहीं पता, तो हमने लिखा है कि N and O आर सिबलिंग्स, तो ये दोनों सिबलिंग्स हैं। तो अगर N की ग्रैंड मदर जो है वो L है, तो O की ग्रैंड मदर भी तो L होंगी, राइट। यानी L और O के बीच में क्या रिलेशन है कि L इज द ग्रैंड मदर ऑफ O, L is the grandmother of O, and which is in option D. So option D is the correct answer. Okay, तो जो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से आपको दिमाग लगाकर करने पड़ते हैं, उनको आपके जो डेली लाइफ के रिलेशन है आपकी फैमिली में, आप उनके साथ कनेक्ट करके देख सकते हो, तो आपको इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So third question is which of the following options best represent the given Venn diagram? So यहाँ पर Venn diagram बने हुए हैं, तो आप देख रहे हो कि दो सर्कल हैं, वो एक के अंदर एक है, ठीक है। ये वाले फिगर में दो सर्कल्स एक के अंदर एक है, यानी कि जो अंदर वाला सर्कल है ये बाहर वाले सर्कल को कंप्लीटली बिलोंग करता है, ठीक है। बट ये जो बाहर है छोटा सर्कल, ये इन दोनों को बिलोंग नहीं करता, ये डिफरेंट है। तो इस क्राइटेरिया में इन पॉइंट्स में से, इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा सुटेबल है वो हमको यहाँ पर बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है मेल फीमेल एंड टीचर, ठीक। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बाहर वाले जो सर्कल है इसको अगर आप मेल मानो तो मेल जो है वो फीमेल हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। या अगर आप बाहर वाले सर्कल को टीचर मानो और अंदर वाले सर्कल को मेल या फीमेल मानो, तो आप ये कहो कि टीचर जो होते हैं वो सिर्फ मेल या फीमेल ही होते हैं, तो वो भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज टोमेटो पोटेटो एंड एप्पल। तो चलो अगर हम मान भी लें कि ये जो अलग है ये फ्रूट है, एप्पल है, तो बाहर वाला सर्कल अगर टोमेटो है तो क्या सारे टोमेटो पोटेटो होते हैं या फिर सारे पोटेटो टोमेटो होते हैं? तो ये भी और रॉन्ग है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वेजिटेबल्स ग्रास एंड बॉटल गोर्ड। अब देखो बाहर वाले सर्कल को अगर हम वेजिटेबल मानते हैं, ठीक है, बाहर वाले सर्कल को वेजिटेबल मानते हैं और अंदर वाले जो सर्कल है इसको हम बॉटल गोर्ड मानते हैं, क्योंकि वेजिटेबल एक, बॉटल गोर्ड जो है वो एक वेजिटेबल है, ठीक है। बॉटल गोर्ड जिसे हम हिंदी में लौकी कहते हैं, तो लौकी एक सब्जी है। तो बाहर वाला सर्कल अगर वेजिटेबल है और लौकी भी एक सब्जी है, तो जो ये अलग है ये क्या हुआ, ये ग्रास हुआ, ठीक है। ग्रास तो वेजिटेबल नहीं होती है, इसीलिए ये इस वेन डायग्राम से डिफरेंट रहेगी ऑब्वियसली। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले केयरफुली। अमन वॉक्ड 25 meters towards east. Then he turned to his right and walked 20 meters again. And again he turned to his right and walked 25 meter. तो सबसे पहले तो हम जो पढ़ते जा रहे हैं वो हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो डायरेक्शन कैसे होते हैं, देखो डायरेक्शन होते हैं इस तरह से, ठीक है, सबको पता है। तो सपोज करो यहाँ पर अमन है, ठीक। अमन वॉक्ड 25 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सपोज करो ये इस तरफ गया 25 मीटर, ठीक। देन ही टर्न टू हिज राइट। जब इस तरफ वो चलेगा तो उसका राइट किधर होगा, इस तरफ होगा उसका राइट, और वो होगा ऊपर लेफ्ट, ठीक है। तो ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्ड 20 मीटर्स। यहां पर आने के बाद वो 20 मीटर्स उसने वॉक किया। देन अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से उसने राइट टर्न किया एंड वॉक्ड 25 मीटर्स, फिर से उसने 25 मीटर्स वॉक किया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब ये देखो यहां पर आने के बाद उसका राइट क्या हो जाएगा, ये, लेकिन उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये। तो उसने टर्न किया लेफ्ट को और कितना चला वो, 10 मीटर, राइट। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से
यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहां से वो कितना दूर है, प्लस वो किस डायरेक्शन में है। तो अब देखो, अब ये नीचे की तरफ गया, यहां से चलना शुरू किया था ईस्ट में, एंड देन फाइनली द डायरेक्शन इज इन डाउन एंड डाउन इज इन साउथ। तो डायरेक्शन तो साउथ है, ये पक्का है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस में डायरेक्शन साउथ सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि किसी और ऑप्शन में साउथ नहीं है, ठीक है। और लेकिन हमको उसका डिस्टेंस भी अगर आपको पता करना है, कंफर्म करना है अपना आंसर, तो आप क्या करोगे, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 25 और ये ऊपर वाली डिस्टेंस 25, तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया, ठीक। ऊपर के दो लाइंस इक्वल हैं, तो ये आमने सामने वाली लाइंस भी इक्वल होंगी, तो ये भी हो गया 20 मीटर्स। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो यहां से यहां तक की कितनी होगी, 20 मीटर प्लस 10 मीटर, तो कितनी हो गई, 30 मीटर। सो सी, इन ऑप्शन सी इट इज 30 मीटर साउथ, सो विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्रैक्शन। तो इसे हम करते हैं, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ -1/2 एंड -4/7 फ्रॉम द सम ऑफ 3/4 एंड -5/7। तो आपको सबसे पहले आगे के जो दोनों नंबर दिए हैं इनका सम करना है, ठीक है, इन दोनों का सम करना है, और इन दोनों बाद के जो नंबर है इनका सम करना है, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो देखो पहले क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज नंबर्स फ्रॉम द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो ये जो पीछे के नंबर्स हैं इनको पहले आगे हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से हमको इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, 3/4 में से आपको सम करना है -5/7, और इन दोनों के सम में से हमको माइनस करना है ये वाले दोनों डिजिट्स का सम, ठीक है। तो ये डिजिट क्या है, -1/2, और सम करना है -4/7, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकर ओपन कर लेते हैं, देखो 3/4 -5/7, ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1/2, ठीक। ये प्लस माइनस और ये प्लस मिलके माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो ये हो जाएगा 4/7। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे चारों का, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 28, ओके। 4 7 28, 3 7 21, ठीक है। 7 4 28, 5 4 20, 2 7 2 14 28, 14 2 28 होता है ना, तो ये 14 आ गया, एंड 7 4 28, 4 4 16, ठीक। अब आप इनको पूरे को सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट 31/28. 31/28 is in option B. So option B is the correct answer. Okay, so next question is from the exponent, and it is very important and very easy. ओके तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको दिया हुआ है कि 4/15 की पावर 3, 4/15 की पावर -6 इक्वल्स टू 4/15 की पावर 2x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 2x + 1। हमको इस वाले जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 4/15 4/15 4/15 तीनों जगह सेम है, यानी कि बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है। और बेस जब सेम होता है तब हम क्या करते हैं, पावर्स जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, उनके बीच में जो मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस करेंगे, डिवीजन है तो माइनस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा +(-6) इक्वल्स टू 2x + 1, ठीक है। अभी हम सिर्फ पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज बेस जो है वो सेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 - 6 इक्वल्स टू 2x + 1। सो 2x इक्वल्स टू 3 - 6 इज -3, और ये उस तरफ चला जाएगा -3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 वहां जाके +3 हो जाएगा, सो दिस विल बी 4, 3 + 1 4। सो x इक्वल्स टू, ओके ये यहां आ जाएगा -4, ओके, -4/2, सो दिस इज -2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो -2 का स्क्वायर
+2 into -2 +1, right? -2 का square is 4. This is -4. This is +1. -4 + 4 is 0. So answer is 1. 1 is in option B. So option B is the correct answer. Okay, so next question is find the smallest square number which is exactly divisible by 24, 48, 72 and 60. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है कि ऑप्शंस में आपका जो स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है. स्क्वायर नंबर मतलब जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर. ओके, जैसे 4 है, 16 है, 25 है. इस तरह से इन चारों ऑप्शंस में से कोई जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, वो हमको यहाँ पर देखना है. तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है. आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो. बट 3600 this is the square root of 60. It means it is the square number. It is the square number, or you can say it is the perfect square, right? 3600, this is the square root of 60. So only this is the number which is the square number in all these four. Okay, इन चारों में बस एक 3600 ही है जो स्क्वायर नंबर है. बाकी तीनों ऑप्शंस जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको देखकर समझना होता है, जिनको मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है. कभी कभी आप ऑप्शंस में से ही आंसर जल्दी ढूंढ पाते हो, राइट? ओके, सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि हम x की वैल्यू को 1 रख के देख लेते हैं. तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसमें हम लेट x इक्वल्स टू 1, लेट x इक्वल्स टू 1 हम यहाँ पर मान लेते हैं. बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में है जीरो ना हो. x की वैल्यू रखने पर डिनोमिनेटर में जीरो ना आए. हमको ऐसी वैल्यू x की रखनी है जिससे डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो फिर वो एक्सप्रेशन हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, फिर वो इनवैलिड हो जाता है, राइट? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो फिर आप उस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है. तो हमको ऐसी वैल्यू रखना है कि जिससे डिनोमिनेटर में जीरो ना हो. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हर जगह प्लस है. देखो x प्लस 1 यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो जीरो कहीं भी नहीं होगा. सो वी कैन इजीली पुट x इक्वल्स टू 1. ठीक है, चलो रख कर देख लेते हैं x इक्वल्स टू 1. तो सबसे पहले रखते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में. सो 1/1 प्लस 1. सेकेंड में 1 + 1/1 + 2. थर्ड में रखेंगे 1 + 1/1 + 3. 1 + 1/1 + 4. ठीक, यहां पे रखा, इनको सॉल्व कर लेंगे हम. सो दिस विल बी 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 multiplied by 5/4 and this will be 6/5, fourth one. So 3 cut, 4 cut, 5 cut and 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो जो ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आई है 3. अब आपने जो ये लेट किया था x इक्वल्स टू 1, इससे सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू आई है 3, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा. ऑप्शन में आपको जो आंसर है वो x के फॉर्म में ही मिलेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही वैल्यू x की, x इक्वल्स टू 1 ऑप्शन में रखकर देखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन से आपको 3 मिल रहा है. ठीक है, तो आपका आंसर सही होगा. ठीक, तो चलो फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं x + 5, x + 1. So 1 + 5/1 + 1. 1 + 5 is 6 and 1 + 1 is 2. 2 3s are 6. Oh, very good. तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया है, इसीलिए हमको बाकी ऑप्शंस में चेक करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हमको ना मिलता तो हम फिर बाकी ऑप्शंस में भी x की वैल्यू 1 पुट करके देखते और डेफिनेटली किसी ना किसी में 3 जरूर आता, क्योंकि हम जो लेट कर रहे हैं वो ऑप्शंस के साथ डेफिनेटली मैच हमारा करता. तो एक ना एक आंसर इसमें से सही होता है और वही आपको सिलेक्ट करना होगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. Okay, so ninth question is based on the simple interest.
Divide rupees 8,000 into two parts such that if one part be lent at 7.5% per annum for 2 years and the other part at 8% per annum for 3 years, the total simple interest received is 1416. यानी कि आपको यहाँ पर 8,000 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसमें दोनों को अगर आप अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फर्स्ट पार्ट को आप 7.5% एंड सेकेंड पार्ट को 8% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप उसको लैंड करो तो दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आए वो 1416 आए। ठीक है, तो हमारे पास प्रीमियम क्या है यहाँ, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000 रुपीज। ठीक, इसको हमको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो लेट वन पार्ट इज x, लेट वन पार्ट इज x। सो अदर पार्ट क्या होगा, अदर पार्ट क्या होगा इसका, 8,000 माइनस x, isn't it? ठीक है, एक पार्ट x है तो उसको हम 8,000 में से माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा पार्ट मिल जाएगा। ठीक, अब हमको फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए ये जो हमारे पास दोनों कंडीशन दी हुई हैं इसके हिसाब से हमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो अब हम इसको 1 और 2 नाम देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 1, पहले हमने 1 निकालेंगे किसके साथ, x के साथ। ठीक, तो x के साथ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, x माना है हमने, एक पार्ट को x माना है तो वही हमारा प्रिंसिपल है। ओके, 7 इंटू हाफ मतलब 7 2 ज़ा 14 एंड प्लस 1 15, 15 बाय 2 इंटू, और टेनर क्या है यहाँ पर, टाइम क्या है 2 इयर्स, सो 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये कट हो गया, दिस इज 15x बाय 100। राइट, अभी हम x को x ही रहने देंगे। अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड पार्ट का, यानी 8,000 माइनस x, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो अब हम फॉर्मूला में रख देंगे 8,000 माइनस x, और अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8 और टाइम है 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,000 माइनस x इंटू 24 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखो हमको क्या बोला है कि ये जो दोनों हैं इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल यानी SI1 और SI2 का टोटल है 1416। तो हम इसे रख लेते हैं 15x अपॉन 100 प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8,000x, 8,000 इंटू 24, 8,000 इंटू 24 इज 192। ठीक है, 192,000 एंड माइनस 24x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू में हमारे पास आएगा 1416। राइट, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है तो 100 एलसीएम आएगा और इस तरफ चला जाएगा। राइट, राइट हैंड साइड चला जाएगा। इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा, 15x प्लस 1,92,000 माइनस 24x इक्वल्स टू 141600। ठीक, x वाली टर्म्स को दोनों को इसी तरफ रहने देंगे और विदाउट x वाली टर्म उस तरफ ले जाएंगे। तो 24x माइनस 24x एंड प्लस 15x इज माइनस 9x, और ये उस तरफ जाएगा। सो वी विल गेट 50,400। राइट, सो x इक्वल्स टू 50,400, दिस विल बी इन माइनस, सो माइनस से माइनस कट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9। सो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5,600। ठीक है, सो 5,600 इज फर्स्ट पार्ट। अब हमें फर्स्ट पार्ट हमारा मिल गया है विच इज इन ऑप्शन ए, तो हमें जो बाकी के इसका जो सेकंड पार्ट है 8,000 में से माइनस करने वाला वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 5,600 इज इन ऑप्शन ए और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, so next question is, while solving a problem, Samita squared a number and then subtracted 25 from it rather than the required, that is first subtracting 25 from the number and then square it, but she got the right answer in both the cases. So what is the number? आप चाहे नंबर का स्क्वायर करके उसमें से 25 माइनस करो या पहले 25 माइनस करके फिर पूरे नंबर का स्क्वायर करो, उसको दोनों ही केस में सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हमको वो नंबर पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमको अननोन वैल्यू हो तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल मान लेते हैं।
लेट द नंबर इज x। ठीक है, सबसे पहले हमने वेरिएबल मान लिया कि वो जो नंबर है वो x है। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि स्क्वायर द नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम इट। तो x का स्क्वायर और फिर उसमें से 25 को माइनस करना। ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, 25 सब्ट्रैक्ट करो नंबर में से और फिर स्क्वायर करो। तो सब नंबर है हमारे पास x और उसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको स्क्वायर करो। तो दोनों ही केस में रिजल्ट जो है वो करेक्ट आता है, सेम आता है। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास ये इस तरह से एक इक्वेशन बन गई है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो, ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम किस तरह से खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम इसमें रख देंगे, देखो इसको हम खोलते हैं, इस तरफ एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर विच इज 625 माइनस 2ab यानी कि 50x। ठीक है, एक्स स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, 50x को हम इस तरफ ले आएंगे, 25 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 50x और ये हो जाएगा 625 प्लस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 650, 50x इक्वल्स टू 650, x इक्वल्स टू 650 डिवाइडेड बाय 50। सो विच इज, ये कट हो जाएगा एंड 5 से 65 कट होगा 13। सो x इक्वल्स टू 13, सो नंबर इज 13, 13 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, so next question is based on the pie chart. So given pie chart shows how Prisha divides her monthly income of rupees 1500. This year she received a pay raise of rupees 500. She keeps the distribution ratio of her income the same. How much money does she have for clothes and entertainment now? अब देखो, उसका जो इनकम है मंथली वो है 1500, ठीक है 1500, लेकिन इस साल उसको रेस कितना मिला है 500 रुपीज का, तो टोटल कितना हो गया 2000 रुपीज हो गया। अब ठीक है 2000 रुपीज हो गया। अब वो 2000 रुपीज को वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि फूड पर 12.5% खर्च करती है, सेविंग उसकी है 6.25%, ट्रांसपोर्ट पर उसका खर्च होता है 37.5%। तो आपको बताना है कि क्लोथ्स और एंटरटेनमेंट पर वो कितना खर्च करती है, बट नॉट इन परसेंटेज। आपको बताना है, ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं रुपीज में, तो आपको रुपीज में बताना है। देखो ये पूरा का पूरा जो सर्कल होता है पाई चार्ट का, ये होता है पूरा 100%, राइट। ये तो सबको पता है कि पूरा मिलाकर 100% होता है। फूड, सेविंग और ट्रांसपोर्ट, इन तीनों का परसेंटेज टोटल करके अगर हम 100 में से माइनस कर दें तो हमें क्लोथ्स और एंटरटेनमेंट का परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितना परसेंट है। ठीक है, पहले हम परसेंट में निकाल लेते हैं, फिर बाद में उसे हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो फूड का कितना है 12.5%, ठीक, सेविंग है उसकी 6.25 और ट्रांसपोर्ट पर है एक्सपेंस 37.5। ठीक है, ये है 0 इनको हम सबको ऐड कर लेंगे, सो वी विल गेट 56.25%। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंसेस हैं उसके। इन एक्सपेंसेस को अगर हम 100% में से माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा क्लोथ्स एंड एंटरटेनमेंट का, राइट। सो क्लोथ्स एंड एंटरटेनमेंट का परसेंट कितना हुआ, देखो पहले हम परसेंट निकाल लेते हैं। तो इसको हम 100% में से 56.25% को माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 43.75%, and this is the percentage which expenses on clothes and entertainment। ठीक है, अब ये तो है परसेंटेज में और हमें इसको निकालना है रुपीज में, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस रुपीज में हैं। ठीक, सो हमको क्या करना पड़ेगा, 43.75% किसका, 2000 रुपीज का वो खर्च करती है, राइट, यही है इसका मतलब। सो 43.75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2000। अब हम इसको चेंज कर लेंगे रुपीज में। ओके, तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर 875। सॉल्व में करके नहीं दिखा रही हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है, बहुत ही सिंपल है। 875 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is,
एट द रिजल्ट ऑफ a एंड b एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b आपको दो क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। इन पॉलिनोमियल्स को आपको सॉल्व करना है और इनका जो आंसर आएगा उसको आपको आपस में ऐड करना है। a और b को सॉल्व करके जो भी आंसर आएंगे उन आंसर को आपको आपस में ऐड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत घुमा दिया है गोल गोल, लेकिन इजी है। तो हम इसको करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए पार्ट में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x। इसमें से हमको क्या माइनस करना है, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5, ठीक है। तो सपोज ये हमारा फर्स्ट है आंसर, आंसर फर्स्ट। नाउ हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो इसको हम पहले निकलेंगे, जिसमें से हमको सॉल्व करना है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जिसको सॉल्व करना है उसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो उसे हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है और माइनस 5 एज इट इज, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, माइनस 3x क्यूब माइनस 4x, 6x स्क्वायर को लिख लेंगे एंड देन इन लास्ट नॉन एक्स टर्म्स। तो ये हो गया हमारे पास b। अब हमको क्या बोला है, हमको ऐड करना है रिजल्ट को, a और b को हमको ऐड करना है। तो चलो ऐड कर लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5, ये a है हमारा और b का आंसर क्या आया है, 3x क्यूब माइनस 4x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, सो वी विल गेट माइनस 5x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7 ओके। सो दिस इज द आंसर। और हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -9, -9 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा लेंथी था बट बहुत इजी था। In a blueprint of a room, as an architect has shown the height of the room as 30.48 centimeter. If the actual height of the room is 10 feet, then the scale used by her is. अभी देखो कोई रूम है, हम जब भी स्केल पर कोई चीज बनाते हैं तो हम उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि स्केल पर जो है हम छोटी मेजरमेंट लिखते हैं। अगर हमें किसी किलोमीटर में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स। तभी इसी तरह से स्केल बनता है, बड़े बड़े मैप्स भी इसी तरह से बनते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बना सकते। तो इसी तरह एक रूम की मेजरमेंट है जिसमें वॉल का जो साइज है वो उसने दिया है 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है। बट इस वॉल का एक्चुअल जो साइज है वो है 10 फीट। तो आपको बताना है कि उसने स्केल क्या यूज किया है। अब आपको पता है कि 1 फीट इक्वल्स टू होता है 30.48 सेंटीमीटर। और अगर आपको नहीं पता है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेजरमेंट की, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होंगी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 1 फीट इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर, जो कि पूरी की पूरी लेंथ उसने 1 फीट है। यहां पर उसने वॉल की लेंथ कितनी है, 30.48 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 फीट है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल हाइट कितनी होनी चाहिए, 10 फीट। तो स्केल उसने कितने लिया है, कितने का स्केल उसने लिया है, 1/10 का स्केल उसने लिया है। 1/10 यानी कि 1:10 का, 1:10 का। 10 फीट को उसने 1 फीट माना है, 10 फीट की वॉल को उसने 1 फीट माना है स्केल पे, यानी कि उसने 1/10 का रेशियो लिया है, विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Okay, so next question is based on coordinate geometry.
तो यहाँ पर आपको क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कुछ फिगर बने हुए हैं, लेकिन आप उन फिगर्स को इग्नोर करो। ये जो 1 2 3 4 लिखा है ना ये फिगर्स के अंदर, इनको भी आप इग्नोर करो। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना ए बी सी और डी, आपको सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां पर है ए एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2 और 4। सिमिलरली बी के देखो, बी है यहाँ पे 6 पे और इधर वाई एक्सिस पे है 3 पे, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 6 और 3। पहले x के लिखते हैं फिर y के लिखते हैं, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, c के कोऑर्डिनेट देखो ये 1, ये भी 1 1 और 1, और d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यहाँ पे ये देखो ये है पूरा 5 और इस तरफ भी है y एक्सिस पर भी 5, सो d के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 5। तो ये ऑप्शंस किस, ये जो आंसर है ये किस ऑप्शन में है, these answers are in option D, so option D is the correct answer। था ना बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। Okay, so next question is the table shows the number of questions done by some children in 20 minutes। 20 मिनट्स में कुछ बच्चों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, कई बच्चे कम कर पाते हैं कई बच्चे ज्यादा कर पाते हैं, तो उस पर बेस्ड यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। तो हमको क्या बताना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन हैड डन 4 क्वेश्चंस। तो हमें बताना है कि 4 क्वेश्चंस करने वाले कितने स्टूडेंट थे, कितने बच्चे थे, उनका हमको परसेंटेज बताना है। अब परसेंटेज कैसे बताते हैं, हमेशा टोटल में से निकालते हैं, राइट। जब भी हम परसेंट निकालते हैं टोटल में से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, क्योंकि हमें चिल्ड्रंस का ही परसेंटेज निकालना है। अगर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का परसेंटेज निकालना होता तो हम टोटल क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन हमें चिल्ड्रंस लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो हमें चिल्ड्रन का परसेंटेज निकालना है। तो टोटल चिल्ड्रन यहाँ पर कितने हुए, देखो 6 + 4 10, 10 + 12 22, 22 + 2 24, सो टोटल चिल्ड्रंस आर 24। सो 24 में से अब हम देखो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, 24 में से 4 मार्क्स लाने वाले कितने, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 6। केवल 6 ही बच्चे हैं जिन्होंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ठीक है, सो 24 में से 6 बच्चों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इनका हमको क्या निकालना है, परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि इनटू 100 ऐसे निकालते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 6 1 = 6 and 6 4 = 24 and 4 2 = 8 and 4 5 = 20। सो 25% बच्चों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट answer। So next question is from geometry, in the given quadrilateral ABCD, BC equals to AC equals to AD। देखो BC, AC और AD ये तीनों लाइंस इक्वल हैं, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 एंगल्स हमको इस फिगर में बताए हुए हैं और हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ एंगल ADC and sum of angle, find the sum of angle ADC and ACB। ठीक है, ADC यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है और ACB यानी कि ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है और इन दोनों का हमको सम करना है। ठीक, अब देखो यहां पर अगर आप ट्राइंगल ADC में देखो, इन ट्राइंगल ADC AD इक्वल्स टू AC, राइट। 2 लाइंस इक्वल हैं, 2 लाइंस इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स opposite to equal sides, angle opposite to equal sides are also equal। This is the theorem, this is a property of isosceles triangle। जो ऑपोजिट साइड, जो इक्वल साइड्स होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि ये दोनों साइड देखो, इस साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है, ये, इस साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है, ये, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है D,
ये भी ADC, दिस इज ऑल्सो 52, एंगल ADC इज 52 डिग्री, तो ये भी हमको मिल गया 52 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 52 है, ये 52 है, तो ये वाला एंगल निकालना इजी है। ठीक है, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, क्योंकि तीनों का जो ऐड होता है सम वो 180 होता है, तो हमारे पास DAC कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 52 प्लस 52, दोनों एंगल्स का ऐड करके माइनस कर देंगे 180 में से, सो वी विल गेट 76 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल A है ये हमको मिल गया 76 डिग्री। सिमिलरली सेम, बिल्कुल यही सेम थ्योरम आप अप्लाई करोगे ये वाले ट्राइंगल में, क्योंकि इसमें भी दो साइड इक्वल हैं। ठीक है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें भी AC इक्वल्स टू BC है। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू BC है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये वाला एंगल 62 है तो ये वाला भी 62 डिग्री होगा, लेकिन हमको ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 62 प्लस 62। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 62 प्लस 62 इज 124, 180 माइनस 124 इज 56 डिग्री, तो एंगल C हमारे पास आ गया 56 डिग्री। अब हमको क्या करना है, एंगल DAC और एंगल ACB का सम निकालना है। ठीक है, एंगल DAC हमारे पास कितना है, 76 डिग्री, अभी निकाला हमने, और ACB कितना है, 56 डिग्री, ये भी अभी निकाला, इन दोनों का सम करेंगे, so we will get 132 degree, which is in option B. So option B is the correct answer. Next question is, a star is 8.1 into 10 to the power 13 kilometer away from the earth. Suppose light travels at the speed of 3 into 10 to the power 5 kilometer per second. How long will it take the light from star to reach the earth? ठीक है, सपोज करो यहाँ पर एक स्टार है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, यहाँ की डिस्टेंस है, दिस इज 8.1 इंटू 10 टू द पावर 13। ठीक है, यही लिखा है, अर्थ से इतना दूर है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये हमको क्या दी हुई है, दिस इज डिस्टेंस। ठीक, और हमको लाइट की जो स्पीड है, सपोज लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 5, स्पीड हमको दी हुई है, स्पीड हमको क्या दी हुई है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड में दी हुई है, देखो पर सेकेंड। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द टाइम लाइट फ्रॉम स्टार टू रीच ऑन द अर्थ। तो अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ये क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत ही सिंपल है। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वी कैन से टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, 8.1 इंटू 10 टू द पावर 13, स्पीड हमें कितनी दी हुई है, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, देखो इसको हम 3 से इसे कट करेंगे, सो दिस विल बी 2.7, और ये 5 ऊपर जाके ये हो जाएगा माइनस, सो दिस विल बी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8। बट ये क्या है हमारे पास, किलोमीटर पर सेकेंड में है। देखो किलोमीटर पर सेकेंड में यहाँ पर आंसर ये है 10 टू द पावर 18 एंड 10 टू द पावर 11, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको या तो ऑप्शन सेकंड्स में है, तो सेकंड में तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 2.7 तो है, 2.7 तो है, लेकिन 10 टू द पावर 8 नहीं है, तो अब हम आवर्स में ट्राई करते हैं कि आवर्स में आंसर आता है कि नहीं। तो अब हम इसको आवर्स में कैसे चेंज करेंगे, ये हो गया 10 टू द पावर 8, ये सेकंड्स में है, तो आवर्स में चेंज करने के लिए 3600 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं 2.7 डिवाइडेड बाय 36 इंटू इसके 2 zeros इधर से माइनस हो जाएंगे, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 6। इसमें ऊपर न्यूमरेटर में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 27 by 36 and this is 10 to the power 4. So when we will solve it, we will get 7.5. इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, so we will get 7.5 into 10 to the power 4 hours, किलोमीटर पर hours. ठीक है, which is in option B. So option B is the correct answer. Okay, so last question of this video is, if 540 is 10% of y and z% of y is 16,200, then find the value of y and z respectively.
ओके तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 10% ऑफ y जो है वो 540 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10% ऑफ y इज इक्वल्स टू 540। तो यहां से तो हम y की वैल्यू सीधे निकाल सकते हैं। देखो 10% मतलब 10/100 ऑफ मतलब इंटू y 540, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 10 उधर चला जाएगा, सो y इक्वल्स टू 5400। 5400 इज इन ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो अभी हमको इसमें z की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अभी हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, z% ऑफ y इज 16,200, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, z% ऑफ y इक्वल्स टू 16,200। सो z% का साइन हटाएंगे तो अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इंटू इक्वल्स टू 16,200। y की वैल्यू अब हमारे पास ऑलरेडी है, हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, इंटू 5,400 इक्वल्स टू 16,200। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 54 यहाँ नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 54। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो इट इज 300। सो y की वैल्यू है 5,400 एंड z की वैल्यू है 300, ओके, विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था मेरा वीडियो फॉर द क्लास 8th स्टूडेंट। मैंने ट्राई किया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ इंक्लूड कर सकूं ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। आप लोगों के अपकमिंग मैथ ओलंपियाड में इस तरह के क्वेश्चंस दोबारा आ सकते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।